तो यहाँ हम कुछ और न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। अ सोर्स ऑफ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज इज मूविंग टूवर्ड्स एन ऑब्जर्वर विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। तो एक सोर्स ऑफ साउंड है, ये ऑब्जर्वर है, लिसनर यहाँ पर है, सोर्स यहाँ पर है। ये सोर्स जो है लिसनर की तरफ आ रहा है कितने 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। वेलोसिटी ऑफ द साउंड दे रखा है यहाँ पर 330 मीटर पर सेकेंड है। और जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो है 500 हर्ट्ज। ठीक है, मतलब एन जो है वो 5, नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो 5, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है। मुझे फ्रीक्वेंसी, ये ऑब्जर्वर क्या फ्रीक्वेंसी सुन रहा है वो मुझे निकालना है। अब बेसिक्स में आते हैं। बेसिक्स क्या कहते हैं कि एस अगर ऐसे है और एल भी अगर ऐसे है तब इनका फ्रीक्वेंसी होगा जो लिसनर सुनेगा इज एन डैश इक्वल्स टू एन वी माइनस वी एल बाई वी माइनस वी एस। कब? जब ये सोर्स लिसनर की तरफ आए और लिसनर सोर्स से दूर जाए तब। यहाँ पर लिसनर तो बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, तो यहाँ पर वी एल इक्वल्स टू 0 है। और वी एस क्या होगा, लिसनर सोर्स जो है लिसनर की तरफ आ रहा है, यहाँ भी सोर्स लिसनर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ माइनस था तो हमारे केस में माइनस होगा। तो एन डैश इज इक्वल्स टू एन वी बाई वी माइनस वी एस, बस इतना। एन कितना है 500 इंटू वी कितना है दिया है 330 मीटर, 330 मीटर पर सेकेंड, फिर डिवाइड बाई 330 माइनस वी एस कितना है, वी एस है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये ज़रूर याद रखना है कि ये 330 मीटर पर सेकेंड है तो ये भी मीटर पर सेकेंड हो। अगर ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसे आपको कन्वर्ट कर लेना है मीटर पर सेकेंड में। इसे आप लिख सकते हैं 500 इंटू 330 डिवाइडेड बाई 300। ठीक है, इसे ऐसे ये 2 और ये 2 काट दे तो ये 3 डिवाइडेड बाई 110, जिसे मैं 550 भी लिख सकता हूँ। तो ये है वो फ्रीक्वेंसी जो हमारा लिसनर सुन रहा होगा। यहाँ कह रहे हैं कि एन ऑब्जर्वर मूव्स टूवर्ड्स अ स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड। सोर्स ऑफ साउंड की तरफ अब ऑब्जर्वर मूव कर दें विथ अ वेलोसिटी 1/5 ऑफ द साउंड वेलोसिटी ऑफ साउंड। अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड v है तो जो लिसनर है वो 1/5 ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड से मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक सोर्स है और एक लिसनर है। ऑब्जर्वर मूव्स टूवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड। साउंड स्टेशनरी है, ऑब्जर्वर अब ऐसे मूव कर रहा है, तो इस ऑब्जर्वर को क्या सुनाई देगा वो हमसे पूछ रहा है। व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द अपरेंट फ्रीक्वेंसी। ये ऑब्जर्वर को क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा पहले वो बताओ और फिर परसेंटेज इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी बताना है। बेसिक्स में आए तो एस ऐसे और एल ऐसे अगर मूव कर रहा है तो एन डैश जो ऑब्जर्वर सुनेगा इज एन डिवाइडेड बाई वी माइनस वी एल बाई वी माइनस वी एस। ये है बेसिक। हमारे इस केस में सोर्स तो मूव ही नहीं कर रहा तो वी एस तो 0 है। और वी एल क्या है, यहाँ पर देखिए जो लिसनर है वो सोर्स से दूर जा रहा है तब यहाँ माइनस, लेकिन यहाँ लिसनर जो है सोर्स के नज़दीक जा रहा है तो यहाँ प्लस होगा। तो हमारे केस में एन डैश इज इक्वल्स टू एन वी प्लस वी एल बाई वी। और वी एस तो 0 है क्योंकि सोर्स तो मूव नहीं कर रहा। ओके, तो अब एन इज इक्वल्स टू वी प्लस वी एल कितना है 5v है, v/5 है, v/5। तो ये v/5 डिवाइड बाई वी एन, ये v/5 डिवाइड बाई v प्लस v/5 को लिख सकते हैं 6/5v और नीचे v, ये v कट गए तो मैं लिख सकता हूँ n और 6/5। 6/5 को क्या लिख सकते हैं 1.2n। तो हमारा n डैश जो है n डैश इज इक्वल्स टू 1.2n। परसेंटेज इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी क्या होगा, परसेंटेज इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू n डैश माइनस n, इतना इंक्रीज है डिवाइड बाई ओरिजिनल इंटू 100%। तो n डैश कितना है 1.2n माइनस n तो n ही है डिवाइड बाई फिर n इंटू 100%। अब ये क्या है 1.2 माइनस 1.2n माइनस n होगा क्या 0.2n बाई n, ये n कट गया इंटू 100%। तो 0.2 इंटू 100 क्या होगा 20%।
तो हमारा आंसर जो है वो 20% है, इंक्रीज इन एपरेंट 20% इंक्रीज इन दी फ्रीक्वेंसी। एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो है 20% ज़्यादा है हमारे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से। कह रहे हैं कि अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एंड एन ओपन ऑर्गन पाइप आर ट्यून्ड टू दी सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो उनका लेंथ का क्या रेशियो होगा? तो एक क्लोज ऑर्गन पाइप मान लेते हैं इनका लेंथ होगा L1, ठीक है। L1 नहीं, इसे मैं LC ले लेता हूँ, क्लोज ऑर्गन पाइप है, ठीक है। इनका लेंथ है LC। इसे मैं फंडामेंटल के लिए ट्यून करूँगा तो इनका ऐसा आएगा फंडामेंटल। तो फंडामेंटल ये होगा λ/4। यहाँ से मैं अगर इनका लैम्डा निकालूँ तो लैम्डा होगा 4LC, और इनका n क्या होगा? n1 जो फंडामेंटल है इज इक्वल्स टू v वेलोसिटी बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू v/4LC। ये है इनका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब मैं एक दूसरा पाइप लेता हूँ जिसका कुछ और लेंथ है LO, ओपन है। इनके अगर मैं फंडामेंटल के लिए से ट्यून करूँगा तो इनका ये है फंडामेंटल वेव फॉर्म। तो ये कितना होता है? ये λ/2 होता है। ये ऐसा वेव फॉर्म जो है हमने देख चुका है कई बार, ये λ/2 है। तो इनका लैम्डा क्या होगा? 2LO। तो n1 इनका क्या होगा? v/λ इज इक्वल्स टू v/2LO। अब ये कह रहे हैं कि ये दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है, इस ट्यून टू सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो इनका जो n1 है, इनका जो n1 है, दोनों सेम होगा। देयरफॉर v/4LC इज इक्वल्स टू v/2L0। यहाँ से मैं v और v काट दूँ तो मैं लिख सकता हूँ ये 2L0 इज इक्वल्स टू 4LC लिख सकता हूँ। फिर यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 2/4 इज इक्वल्स टू LC/LO, दैट इज LC/LO इज इक्वल्स टू 1/2। मुझसे यही पूछा है ना, क्लोज पाइप का और ओपन पाइप का रेशियो क्या है लेंथ का। तो क्लोज बाई ओपन का रेशियो है 1/2, 1:2, ठीक है। Two vibrating tuning fork produces progressive waves given by ये this one and this one, ठीक है। the number of beats produced per minute क्या होंगे? तो टू ट्यूनिंग फॉर्क अगर ऐसा बीट निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ बीट्स क्या होंगे? एक ट्यूनिंग फॉर्क क्या निकाल रहे हैं? ये निकाल रहे हैं 4 sin 500 पाई टी। दूसरे निकाल रहे हैं 2 sin 506 पाई टी। जनरल क्या कहते हैं? y इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी। तो मैं अगर इनसे कंपेयर करूँ तो इनका ओमेगा 1 है इक्वल्स टू 500 पाई, तो और इनका ओमेगा 2 क्या है? इनके लिए ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू 506 पाई, ठीक है। मुझे ये पता है कि ओमेगा 1 क्या होता है? ओमेगा 1 होता है इज इक्वल्स टू 2πn1 इक्वल्स टू 500 पाई। यहाँ से मैं ये पाई काट दूँ और ये 2 से ये इसे काट दूँ तो 250, मतलब n1 इज इक्वल्स टू 250 हर्ट्ज, ओके। दूसरे केस में ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू 2πn2 इज इक्वल्स टू 506 पाई। यहाँ से भी पाई कट गया है और ये 2 से अगर मैं काटूँ तो 253, सो n2 इज इक्वल्स टू 253 हर्ट्ज, ठीक है। मुझे क्या कर रहे हैं? नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर मिनट। अब यहाँ पे नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस पर सेकंड क्या है? क्योंकि इनका ये तो हर्ज में है, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या है? ये n2 माइनस n1 मीन्स 253 माइनस 250 इज इक्वल्स टू 3 हर्ज पर सेकंड, इतना है।
तो अगर 1 सेकेंड में इतना है तो बीट्स पर मिनट क्या होगा 60 इंटू ये 3, क्यों 1 सेकेंड में इतना है और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 60 इंटू 3, तो आंसर 180 बीट्स पर मिनट, ये इनका आंसर है। अब यहाँ देख ले अगर, तो डिस्प्लेसमेंट y ऑफ अ वेव ट्रैवलिंग इन x डायरेक्शन इज गिवन बाय दिस, वेयर x एंड y इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड, स्पीड ऑफ द वेव इन मीटर पर सेकेंड मुझसे पूछ रहा है। तो y इज इक्वल्स टू 10⁻⁴ साइन 600t माइनस 2x प्लस π/3 इतना दिया है। जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होता है, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5/0। अब मैं दोनों को कंपेयर करूँ तो मैं देख रहा हूँ ओमेगा क्या है, ओमेगा इक्वल्स टू 600 रेडियन पर सेकेंड है, और के क्या है, के इज इक्वल्स टू 2 है। ओके 2, ये भी रेडियन पर मीटर है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, v निकालना है। मुझे पता है v इक्वल्स टू n लैम्डा होता है एंड v इक्वल्स टू ओमेगा के भी होता है, ओमेगा बाई के, सॉरी ओमेगा बाई के भी होता है। तो ठीक है, तो v इक्वल्स टू ओमेगा दिया है 600 और k क्या है 2, यूनिट क्या होगा रेडियन पर सेकेंड ओमेगा का, और k का है रेडियन पर मीटर। तो यहाँ से रेडियन रेडियन कट गया तो ये मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना है 300 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर है। तो देखिए ये v इक्वल्स टू ओमेगा बाई के मैं जानकर डायरेक्ट आंसर निकाल सकता हूँ। अदरवाइज मुझे यहाँ से ओमेगा इक्वल्स टू 2πn, यहाँ से मैं n इक्वल्स टू ओमेगा बाई 2π, दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू 600 बाई 2π, और यहाँ से k इज इक्वल्स टू 2π बाई लैम्डा, दैट मीन्स लैम्डा इज इक्वल्स टू 2π बाई k इज इक्वल्स टू 2π बाई 2, दैट मीन्स इक्वल्स टू पाई, ये मैं निकालूंगा। फिर यहाँ पे v इज इक्वल्स टू n लैम्डा है, तो n कितना है 6, यहाँ पे 600 बाई 2π, और यहाँ पर लैम्डा कितना है, लैम्डा है पाई, ये पाई, ये काट कर फिर मैं 600 डिवाइड बाई 2 मीन्स 300 मीटर पर सेकेंड निकालूंगा। तो ये वाले से भी कर सकते हैं और ये वाले v इक्वल्स टू ओमेगा बाई के से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, तो दोनों ही तरीका है करने का। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स प्रोड्यूस अ नोट ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f1। तो जो बोथ एंड में ओपन है उनका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसा दिखने में होगा, ऐसा दिखने में होगा वेव फॉर्म, और इनका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो f1 है। ठीक है, ये f1 है। f1 को अगर मैं लिखूं तो इनका लेंथ अगर है l, तो इनका वेव लेंथ क्या होगा, वेव लेंथ होगा लैम्डा बाई 2, तो l इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2, सो लैम्डा इज इक्वल्स टू 2l। फ्रीक्वेंसी जो होता है f1 इज इक्वल्स टू v बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू v बाई 2l, तो ये इनका फ्रीक्वेंसी हो गया। व्हेन द पाइप इज केप 3/4 ऑफ इट्स लेंथ इन वाटर, इस पाइप का 3/4 लेंथ वाटर के अंदर है। तो मान लीजिए सेम लेंथ ऑफ पाइप है, इनका लेंथ l है, अब इनका 3/4 मान लेते यहाँ तक जो लेंथ है ये पूरा वाटर के अंदर भरा है। ठीक है, ये वाटर है, तो इनको ये एक यहाँ पर एक क्लोजिंग मिल गया इस पाइप को। अब ये 3/4 अगर यहाँ पर है लेंथ का, तो रिमेनिंग कितना है 1/4, तो 1/4 l इतना ऊपर है। तो अब यहाँ पर भी कुछ बनेगा वो इसी लेंथ पे बनेगा, मतलब हमारा पाइप का लेंथ पहले l था, अब पाइप का लेंथ जो है वो l/4 हो गया। और ये पाइप पहले ओपन थे बोथ साइड, अब ये पाइप एक साइड क्लोज है, एक साइड क्लोज वाले पाइप l/4 लेंथ के। इनका मुझे क्या बोल रहे हैं कि व्हेन द पाइप इज केप्ट 3/4 लेंथ इन वाटर इट प्रोड्यूस अ नोट ऑफ f2। अब ये f2 का फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं फंडामेंटल वाला, तो इनका फंडामेंटल कैसे दिखेगा, ऐसा
अब ये हम यहाँ पर लेंथ कितना है 1/4L, और ये फंडामेंटल ऐसा अगर होता है तो इनका लैम्डा क्या होता है, लैम्डा/4 हमने देखा है, लैम्डा/4। तो उस अंदाज से ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल्स टू एल है, क्योंकि दोनों तरफ कट जाएंगे। फिर इनका फ्रीक्वेंसी अगर फंडामेंटल F2 है तो F2 इज इक्वल्स टू V/λ इज इक्वल्स टू V/L। ठीक है, अब पूछ रहे F1/F2 का रेशियो। F1 क्या है, F1 है V/2L और F2 है V/L। अगर मैं V और L काट दूँ तो ये 1/2/1, दैट मीन्स इट इज़ 1/2। तो इनका फ्रीक्वेंसी क्या है, F1/F2 इज इक्वल्स टू 1/2। ये हमारा आंसर है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अ सोर्स ऑफ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज इज प्लेस्ड इनसाइड वाटर। तो ये वाटर है, वाटर का सरफेस है, वाटर के अंदर एक सोर्स मैंने रख दिया है, इनका फ्रीक्वेंसी है 600 हर्ट्ज वाटर के अंदर। द स्पीड ऑफ द साउंड इन वाटर इज 1500 मीटर पर सेकेंड, एंड इन एयर स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज 300 मीटर पर सेकेंड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड रिकॉर्डेड बाय एन ऑब्जर्वर हु इज स्टैंडिंग इन द एयर। अगर कोई ऑब्जर्वर एयर में खड़ा है तो उनको कितना फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड सुनाई देगा। तो ये समझने वाली बात है कि फ्रीक्वेंसी जो है इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। मीडियम के ऊपर फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करता। सिमिलर देयरफॉर यहाँ पर अगर 6000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है तो वो जब यहाँ पे जाएंगे तो वो भी 600 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो फिर स्पीड क्या, वेलोसिटी क्या डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी जो होता है n इंटू लैम्डा है ना। तो अगर मेरा n फिक्स रहेगा, वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो लैम्डा को भी चेंज होना है। तो देयरफॉर वाटर में लैम्डा अलग है और एयर में लैम्डा अलग है, लेकिन फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम है। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, तो n इज इक्वल्स टू क्या होता है, n इक्वल्स टू V/λ। तो एयर में हो जाएगा VA/λA और वाटर के अंदर होगा V वाटर/λ वाटर, लेकिन ये n दोनों में सेम है। ठीक है, तो हमारा फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। तो ऑब्जर्वर को क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, ऑब्जर्वर को 600 हर्ट्ज ही सुनाई देगा। लेकिन इस वाटर के अंदर वेवलेंथ अलग है, वेलोसिटी अलग है, एयर में वेवलेंथ अलग है, वेलोसिटी अलग है, लेकिन एयर वाटर दोनों में फ्रीक्वेंसी सेम है। सॉरी, अब देखते हैं यहाँ पे कह रहे हैं एन ऑब्जर्वर मूव्स टूवर्ड्स अ स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड विथ अ स्पीड 1/5 दैट ऑफ स्पीड ऑफ द साउंड। तो एक ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है, ये एक लिसनर है। तो लिसनर जो है मूव्स टूवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड, इस तरफ जा रहे हैं। किस स्पीड से जा रहे हैं, VL इज इक्वल्स टू V/5, वेयर V क्या है, V इज द वेलोसिटी ऑफ द साउंड। तो V जो है वेलोसिटी ऑफ द साउंड है, साउंड, और VL है वेलोसिटी ऑफ द लिसनर। द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड एमिटेड आर लैम्डा एंड एफ। ये जो सोर्स जो साउंड एमिट कर रहा है उनका वेवलेंथ है लैम्डा और फ्रीक्वेंसी है एफ। द एपरेंट फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ रिकॉर्डेड बाय द ऑब्जर्वर रेस्पेक्टिवली। अब ये ऑब्जर्वर को क्या फ्रीक्वेंसी और क्या वेवलेंथ समझ आ रहा है, ये हमसे पूछ रहे हैं, एपरेंट फ्रीक्वेंसी एंड एपरेंट वेवलेंथ। तो पहले बेसिक्स में जाते हैं। बेसिक्स में कहते हैं कि अगर सोर्स ऐसे और लैम्डा लिसनर ऐसे दोनों इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो n डैश इज इक्वल्स टू n V-VL/V-VS ये होता है। इनका डायरेक्शन ऐसा ही रहना चाहिए। तब यहाँ पर क्या हो रहा है, सोर्स तो मूव ही नहीं कर रहा, तो VS 0 और VL क्या है, यहाँ पर लिसनर जो है सोर्स से दूर जा रहे थे, यहाँ पर लिसनर सोर्स के तरफ नज़दीक जा रहे हैं, तो इनका डायरेक्शन अपोजिट है। तो इस केस में हमारा n डैश इज इक्वल्स टू n V+VL/VS
बाई वी होगा, और वी एस तो 0 है, तो ये हमारा एप्लीकेबल फॉर्मूला है इस केस में। तो हमारे तो फ्रीक्वेंसी एफ दिया है, तो यहाँ एफ लिखेंगे, तो एन डैश इज इक्वल्स टू, एन डैश नहीं एफ लिखते हैं, एफ डैश इज इक्वल्स टू एफ इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड वी प्लस वेलोसिटी ऑफ लिसनर क्या है वी बाई 5। यहाँ पर बोल चुके हैं कि वेलोसिटी ऑफ द लिसनर वी बाई 5 है, तो वी बाई 5 डिवाइड बाई नीचे फिर वी इज इक्वल्स टू एफ, वी प्लस वी बाई 5 को लिख सकता हूँ 6/5 वी, और इसे वी दोनों को काट दूँ तो ये है 6/5 एफ, दैट मीन्स इट इज़ 1.2 एफ। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज 1.2 ऑफ द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ये हो गया ये केस। एंड अब क्या पूछ रहे हैं कि वेवलेंथ क्या होगा, तो वेवलेंथ के लिए क्या करना है, हमारा जो वेलोसिटी है वो वेवलेंथ जो है वो ऑब्जर्वर के मोशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपको समझ के रखना है कि वेवलेंथ जो है एल डैश वो सेम रहेगा एज लैम्डा। क्यों, बिकॉज वेवलेंथ डज नॉट डिपेंड अपॉन मोशन ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के मोशन पे वेवलेंथ डिपेंड नहीं करता है। तो ये नया वेवलेंथ जो है वो पुराने वेवलेंथ के सेम ही रहेगा। यहाँ देख सकते हैं अ मेटल वायर ऑफ लीनियर मास डेंसिटी 9.8 ग्राम पर मीटर। लीनियर मास डेंसिटी मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ, ये 9.8 ग्राम पर मीटर है। इज स्ट्रेच्ड विथ टेंशन 10 kg वेट बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट 1 मीटर अपार्ट। तो ये एक रिजिड सपोर्ट है, ये एक रिजिड सपोर्ट है, दोनों 1 मीटर अपार्ट है, 1 मीटर दोनों अपार्ट है। तो इनका एल कितना हुआ, एल इक्वल्स टू 1 मीटर। इनका एम क्या है, एम होता है मास पर यूनिट लेंथ, वो दिए हैं 9.8 ग्राम पर मीटर। ओके, इस ग्राम पर मीटर को मैं केजी पर मीटर में लिख दूंगा तो ऐसा यूनिट हो जाएगा 9.8 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर। तो मैंने एम लिख लिया, एल इज इक्वल टू 1 मीटर दिया है। अब क्या कह रहे हैं, इन पे टेंशन जो है, टेंशन स्प्रिंग के, वो टेंशन कितना है, टी इज इक्वल्स टू 10 kg वाट। 10 kg वाट को क्या लिख सकता हूँ, 10 इंटू 9.8 न्यूटन। तो ये हो गया इनका टेंशन, 10 इंटू 9.8 न्यूटन, ठीक है। अब आगे क्या पूछ रहे हैं, दी वायर पासेस एट इट्स मिडिल पॉइंट बिटवीन द poles of a permanent magnet and it vibrate in resonance when carrying an alternating current of frequency n। अब ये जो हमारा वायर है ना, ये वायर के बीचों बीच मैंने एक क्या रख दिया है, परमानेंट मैग्नेट, ऐसे। ठीक है, वायर passes at middle point between poles of permanent magnet and it vibrates in resonance when carrying an alternating current of frequency n। अब ये वायर में एक ऑल्टरनेटिंग करंट जा रहा है और इस ऑल्टरनेटिंग करंट का जो फ्रीक्वेंसी है, करंट है, इस करंट का जो फ्रीक्वेंसी है वो n है, ठीक है। तो अब द फ्रीक्वेंसी n ऑफ ऑल्टरनेटिंग सोर्सेज कितना, वो मुझे बताना है। रेजोनेंस and in the permanent magnet and it vibrates in resonance when carrying current। तो ये हमारा जो वायर है ना, ये भी रेजोनेंस में वाइब्रेट कर रहा है, ये आपको समझने वाली बात है। तो जब ये रेजोनेंस में वाइब्रेट करेगा तो हमारा वायर ऐसा दिखेगा, ये है सेंट्रल लाइन, लेकिन ये वाइब्रेट कर रहा है तो ये ऐसे वाइब्रेट करेगा।
ठीक है, क्योंकि ये करंट लेकर जा रहा है। ओके, तो ये रेजोनेंस में वाइब्रेट कर रहा है, मतलब ये जो करंट है उनका फ्रीक्वेंसी जो है, मान लीजिए करंट का फ्रीक्वेंसी तो दिया है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट जो है वो n है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वायर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग वो भी n है, इसी तभी तो रेजोनेंस कह रहे हैं, तो ये रेजोनेंस है। अब मुझे ये n का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अगर ये लेंथ है l और ये ऐसा एक लूप बना रहा है, तो मैं जानता हूँ कि इसे लिख सकता हूँ λ/2 वेवलेंथ बाई 2, क्योंकि ये एक लूप बना रहा है। अगर ऐसा 2 लूप बनाते तो ये पूरा होता लैम्डा, क्योंकि ये एक बना रहा है, ये λ/2, तो l इज इक्वल्स टू λ/2, l इज इक्वल्स टू λ/2, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 2l, और 2 इंटू एल क्या है 1 मीटर, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 मीटर। यहाँ से मुझे लैम्डा मिल गया, ठीक है। और n इज इक्वल्स टू क्या होता है v/λ। अब मुझे v निकालना है, ठीक है। v के लिए एक एक्सप्रेशन है, v इज इक्वल्स टू √/t/m। ये कहाँ से आता है, ये वेलोसिटी ऑफ द साउंड, वेलोसिटी ऑफ द वेव इन अ स्ट्रिंग। ये एक स्ट्रिंग में वेलोसिटी ऑफ द वेव कैसे दिया जाएगा, v इक्वल्स टू √t/m, वेयर t इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड m इज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो मुझे t भी दिया है, मुझे मास पर यूनिट लेंथ भी दिया है, तो मैं यहाँ से √10 इंटू 9.8 ये है हमारा t, और m क्या है 9.8 इंटू 10⁻³ ये हमारा m। तो यहाँ से ये कट गया, और ये ऊपर जाकर √10⁻⁴ हो जाएगा, क्योंकि ये 10 और ये -3 ऊपर जाकर +3, तो 1 + 3 दैट मीन्स 1 + 3 दैट मीन्स √10⁴। इसे मैं √1 1 2 3 4 ऐसे लिख सकता हूँ, इसे मैं 100 भी लिख सकता हूँ। क्यों, ये 2 जीरो के लिए 1 जीरो, ये 2 जीरो के लिए 1 जीरो, सो 100। यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी मुझे पता है 100 मीटर पर सेकेंड, लैम्डा मुझे पता है 2, देयरफॉर इट इज़ 50, 100/2 मीन्स 50। फ्रीक्वेंसी क्या, यूनिट क्या है, हर्ट्ज। ये हमारा आंसर हो गया। तो पूरा कंसेप्ट कहाँ पर छिपा था, कि ये जब रेजोनेंस में वाइब्रेट करेगा तो हमारे ऑल्टरनेटिंग करंट और स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। अब मुझे स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, क्योंकि ये एक लूप बना रहा है, फंडामेंटल में है, इसलिए l इज इक्वल्स टू λ/2। इस कंसेप्ट से λ/2, यहाँ से मैं लैम्डा निकाला हूँ, यहाँ से ये वाले फॉर्मूला से मैं v निकाला हूँ, निकाल कर हमने n का वैल्यू निकाल लिया। अब देखते हैं द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड दिस, वेयर दिस एंड x इज इन मीटर एंड t इज इन टाइम। इनका फेज डिफरेंस मुझे निकालने को कहा है। तो मैं जानता हूँ y1 इज इक्वल्स टू 10⁻⁶ साइन 100t प्लस x/50 प्लस 0.5, ये है इनका एक्सप्रेशन। y2 क्या है 10⁻⁶ cos 100t प्लस x/50। अब फेज डिफरेंस अगर मुझे निकालना है तो दोनों ही सेम होने चाहिए, या तो दोनों साइन होने चाहिए, या तो दोनों कॉस होने चाहिए। क्योंकि दोनों साइन कॉस नहीं है तो मुझे एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 प्लस थीटा होता है। तो ये अगर पूरे को मैं थीटा पकड़ूं तो कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 प्लस थीटा। तो ये पूरे को अगर मैं थीटा पकड़ूं तो मैं लिख सकता हूँ इट इज इक्वल्स टू साइन 90 मतलब π/2 प्लस ये थीटा, ये हो गया सेम। अब हमारा y2 भी साइन में है और ये y1 भी साइन में है। अब इनका फेज डिफरेंस क्या होगा, ये इनका फेज है, ये इनका फेज है, इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे फेज डिफरेंस मिल जाएगा। देयरफॉर फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू इनका फेज माइनस इनका फेज।
तो मैं लिखता हूँ θ2 माइनस θ1। ये पूरा जो है ये पूरा θ2 है और ये पूरा θ1 है। तो θ2 क्या है, π/2 प्लस 100t प्लस x/50, ये हमारा θ2। और θ1 ये पूरा 100t प्लस x/50 प्लस 0.5। अब क्या कर सकते हैं, π/2 प्लस 100t प्लस x/50 माइनस अंदर ले जाएंगे तो माइनस 100t माइनस x/50 माइनस 0.5। अब देखिए ये और ये और ये और ये कट गया तो इट इज़ π/2 माइनस 0.5। तो ये हमारा आंसर है। इसे और अच्छे से लिख सकते हैं, π/2 मतलब 3.14 डिवाइड बाई 2 माइनस 0.5। इसे लिख सकते हैं 1.57 माइनस 0.5। सो इट इज़ 1.07 रेडियन। हाँ, क्योंकि फेज जो है वो रेडियन में आता है। तो ये जो वाइटल कंसेप्ट था कि कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री प्लस थीटा लिख सकते हैं, यहाँ से मैंने इसे कन्वर्ट किया। अब अगर ये देखें तो यहाँ कह रहे हैं कि अब पॉइंट सोर्स emit sound equally in all direction in a non-absorbing medium. 2 points P and Q are at a distance 2 and 3 meter respectively from the source. तो ये हमारा सोर्स है। तो दो पॉइंट है, एक पॉइंट 2 मीटर पे है, पॉइंट P जो है वो 2 मीटर पे है, और पॉइंट 3 जो है पॉइंट Q जो है वो 3 मीटर पे है। मतलब यहाँ से इनका डिस्टेंस 2 मीटर है और यहाँ से इनका डिस्टेंस 3 मीटर है। अब क्या पूछ रहे हैं, फ्रॉम द सोर्स द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द वेव एट पी एंड क्यू। पी पे किस इंटेंसिटी, हाँ ये देखिए इंटेंसिटी एक नया टर्म है, किस इंटेंसिटी का वेव पी पर पहुंच रहा है और कुछ इंटेंसिटी का वेव क्यू पे पहुंच रहा है वो बताना है। तो हम ये नया सीखेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ इंटेंसिटी ऑफ P डिवाइड बाई इंटेंसिटी ऑफ Q इज इक्वल्स टू 1/r P स्क्वायर, और यहाँ पर ऊपर R Q स्क्वायर। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो इसलिए ऐसे। अब R का क्या है, ये R Q क्या है, ये डिस्टेंस है 3 स्क्वायर, और ये आर पी क्या है, ये डिस्टेंस है 2 स्क्वायर। सो इट इज इक्वल्स टू 9/4। यही इनका आंसर है कि इंटेंसिटी एट पी बाई इंटेंसिटी एट क्यू इज इक्वल्स टू 9:4। ये इनका आंसर है। और यहाँ देख लेते हैं, द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इन अ स्टेशनरी वेव इज गिवन बाई दिस, वेयर एक्स and y is centimeter and t is in second. Determine the separation between a node and the next antinode of the wave. तो स्टेशनरी सेपरेशन बिटवीन नोड एंड नेक्स्ट एंटीनोड, अगर मैं स्टेशनरी वेव देखूं तो कैसा दिखता है, ऐसा और एक ऐसा। इसे नोड कहते हैं, इसे नोड कहते हैं, इसे नोड कहते हैं, और ये वाला जो मिडिल पोजीशन है इसे एंटीनोड, इसे एंटीनोड। मुझे ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस जो है वो लैम्डा है, और ये भी पता है यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है वो ऑब्वियसली λ/2 है। फिर यहाँ से ये हाफ बीच में बस इनका आधा, ये डिस्टेंस क्या होगा, इतना सा, ये होगा λ/4। वही मुझसे पूछ रहा है कि एक नोड और एक सक्सेसिव एंटी नोड और उसके बाद का एंटी नोड का डिस्टेंस क्या है। तो बेसिकली मुझे सेपरेशन बिटवीन नोड एंड नेक्स्ट एंटी नोड पूछ रहा है ना, मतलब मुझसे λ/4 का ही वैल्यू पूछ रहा है और कुछ नहीं। अब क्या दिया है देखते हैं, y इज इक्वल्स टू 2 साइन 0.1 पाई x कॉस 100 पाई t, ये दिया है। ये एक्सप्रेशन किसका है, ये स्टेशनरी वेव के एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब बेसिक स्टेशनरी वेव के एक्सप्रेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, ये है जनरल एक्सप्रेशन। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मुझे क्या क्या दिख रहा है,
ये k इज इक्वल्स टू 0.1 पाई ये दिख रहा है, और k क्या होता है, k होता है 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू 0.1 पाई। ये पाई काट दूँ तो लैम्डा इज इक्वल्स टू, ये लैम्डा इधर और 0.1 नीचे, तो 2 बाई 0.1, इसे मैं 20 भी लिख सकता हूँ। यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर, क्योंकि दिया है पहले ही कि एक्स एंड वाई इन सेंटीमीटर। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड क्या होता है, लैम्डा बाई 4, सो इट इज 20/4, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर। ये इनका आंसर है। यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ए क्लोज्ड पाइप ऑफ लेंथ L1 इज इक्वल्स टू दैट ऑफ द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ए ओपन पाइप ऑफ लेंथ L2। तो मुझे फर्स्ट ओवरटोन के बारे में समझना है। फर्स्ट ओवरटोन क्या होता है, फंडामेंटल के बाद जो आता है वो वाला होता है फर्स्ट ओवरटोन। तो ये क्लोज्ड पाइप है, क्लोज पाइप का फंडामेंटल क्या होता है, क्लोज पाइप है, क्लोज पाइप का फंडामेंटल ऐसा होता है, और इनका फ्रीक्वेंसी N1 इज इक्वल्स टू V/4L होता है। तो यहाँ पर L1 है तो इनका ये होगा L1। इनका फर्स्ट ये है इनका फर्स्ट हार्मोनिक। इनके बाद जो इनका सेकंड हार्मोनिक नहीं होता, इनका थर्ड हार्मोनिक होता है सीधा। थर्ड हार्मोनिक क्या होगा, वो होगा 3N1, और ये 3N1 ही जो है ये फर्स्ट ओवरटोन भी है, क्योंकि हम ओवरटोन किसे कहते हैं, कोई भी फ्रीक्वेंसी जो फंडामेंटल को छोड़कर है वो ओवरटोन है। तो ये पहला ओवरटोन इनका थर्ड हार्मोनिक है। इनका फ्रीक्वेंसी जो फंडामेंटल है वो N1 है, तो ये N1 के बाद क्लोज वाले पाइप में मैं से ऑड हार्मोनिक मुझे मिलते हैं। तो फर्स्ट मिलेंगे, फिर उसके बाद थर्ड, फिर फिफ्थ, फिर सेवेंथ। तो ये फर्स्ट फंडामेंटल है, ये है फर्स्ट ओवरटोन या सेकंड हार्मोनिक, ये थर्ड हार्मोनिक, ये है सेकंड ओवरटोन या फिफ्थ हार्मोनिक, ये क्या है, ये है थर्ड ओवरटोन या सेवेंथ हार्मोनिक। तो मुझे फर्स्ट ओवरटोन का है, मतलब थर्ड हार्मोनिक। तो इनका क्या फ्रीक्वेंसी होगा, फर्स्ट ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी इनके लिए इट इज़ 3N1, दैट मीन्स 3V/4L1। ठीक है। अब अगर मैं ओपन पाइप की कंसीडर करूं, तो ओपन पाइप का फंडामेंटल होता है ऐसा। इनका अगर लेंथ है L2 तो इनका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है V/2L1। ये भी एक फॉर्मूला है, सॉरी L2, क्योंकि L2 लिया हूँ ना, L2 इनका फंडामेंटल होता है। ये इनका फर्स्ट हार्मोनिक है। इनमें सारे हार्मोनिक्स पॉसिबल होते हैं, ऑल हार्मोनिक्स, ऑड इवन सब, और ऑल हार्मोनिक्स। तो ये सबसे पहले 1 फर्स्ट हार्मोनिक, फिर इनका डबल सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब बनाएंगे। तो इनका ये तो फंडामेंटल है, ये होगा इनका फर्स्ट ओवरटोन, ये होगा इनका सेकंड ओवरटोन, ये है इनका थर्ड ओवरटोन, ये इनका फोर्थ ओवरटोन। और अगर हार्मोनिक्स की नज़र से देखूं तो ये है सेकंड हार्मोनिक, ये है थर्ड हार्मोनिक, ये है फोर्थ हार्मोनिक। तो इनमें सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट है। फिफ्थ हार्मोनिक, देखिए इनमें है फर्स्ट ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक, ये फिफ्थ ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन या फिफ्थ हार्मोनिक, ये थर्ड ओवरटोन या सेवेंथ हार्मोनिक। तो हार्मोनिक क्या होते हैं, फंडामेंटल के मल्टीपल करूंगा तो हार्मोनिक आएगा, और ओवरटोन है फंडामेंटल छोड़कर जो फ्रीक्वेंसी एक के बाद एक आते हैं उसे मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ओवरटोन कह देता हूँ। यहाँ भी वैसे ही। तो इनका फर्स्ट ओवरटोन क्या होगा, इनका फर्स्ट ओवरटोन होगा 2N1। तो इनका फर्स्ट ओवरटोन क्या होगा, 2N1 इज इक्वल्स टू 2V/2L2। यहाँ से आ गया। ठीक है। अब मुझे क्या पूछ रहे हैं, L1/L2 का रेशियो। बहुत अच्छी बात है। अब ये दोनों ही जब फ्रीक्वेंसी सेम है, इन्होंने क्या दिया है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द ओपन पाइप ऑफ लेंथ L1 इज इक्वल्स टू दी दैट ऑफ द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ए ओपन पाइप ऑफ लेंथ L2। क्लोज पाइप का L1 का इनके साथ में, मतलब ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी सेम है, दैट मीन्स 3V/4L1 इज इक्वल्स टू
2v/2L2, ये 2 काट देता हूँ और ये v और ये v भी काट देता हूँ। सो मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/4L1 इज इक्वल, सॉरी 3/4L1 नीचे है, L1 इज इक्वल्स टू 1/L2। देयरफॉर 3/4 इज इक्वल्स टू L1/L2। ये L1 इधर गया, यही तो निकालने को कहा है, 3/4, 3/1 L1/L2, देयरफॉर L1/L2 इज इक्वल्स टू 3/4। ये हमारा आंसर है। ओके, तो हमने बस ये चीज़ जान के रखना है कि ओपन पाइप में फंडामेंटल ऐसा दिखता है और क्लोज पाइप में फंडामेंटल ऐसा दिखता है, और क्लोज में सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होते हैं और ओपन में ऑल हार्मोनिक्स आर पॉसिबल। और मैं फर्स्ट हार्मोनिक, ये तो फर्स्ट ओवर, ये फंडामेंटल है, ये सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक या थर्ड हार्मोनिक या सेकंड ओवरटोन, ऐसे। ओवरटोन मतलब फंडामेंटल को छोड़कर जो जो फ्रीक्वेंसीज मिलेंगे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड ओवरटोन ऐसा चलेगा। फंडामेंटल को छोड़कर जो जो मिलेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे चलेगा। हार्मोनिक्स कैसे कहते हैं, इनका जो मल्टीपल होगा, मतलब ये 1 है तो ये 3, ये अगर n1 है तो ये 3n1, ये n1 है तो ये 5n1, ये n1 है तो ये 7n1, तब ये हार्मोनिक्स आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर n1 है तो ये 2n1, ये 3n1, ये 4n1, ये 5n1, उसे हम हार्मोनिक्स कहते हैं। तो ये ओवरटोन और हार्मोनिक्स के बीच का डिफरेंस है। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि वेव, इक्वेशन ऑफ अ वेव ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लीनियर मास डेंसिटी इज गिवन बाय दिस, और टेंशन मुझे निकालना है। लीनियर मास डेंसिटी मतलब ही है मास पर यूनिट लेंथ, एंड इट इज गिवन बाय 0.04 kg/मीटर। और y देकर दिए हैं कि y इज इक्वल टू 0.02 साइन 2 पाई ब्रैकेट के अंदर t/0.04 माइनस x/0.5। ठीक है, इसे मैं अगर अंदर ले जाऊं तो ऐसे लिख सकता हूँ 0.02 साइन 2 पाई/0.04 t माइनस 2 पाई/0.5 x। ठीक है ना, ऐसे लिख सकता हूँ। और बेसिक जो जनरलाइज्ड फॉर्म है वो क्या कहते हैं कि y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। तो यहाँ से अगर कंपेयर करें तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई/0.04। ठीक है, और क्या, और k इज इक्वल्स टू, यहाँ से कंपेयर करें तो 2 पाई/0.5, ये हमारा k है। अब ओमेगा अगर इतना है तो मैं ये निकाल सकता हूँ वेलोसिटी। अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। वेलोसिटी निकालते हैं v इक्वल्स टू ओमेगा बाई के। ये भी वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन है। जैसे v इज इक्वल्स टू एन लैम्डा है, वैसे v इक्वल्स टू ओमेगा बाई के। तो यहाँ हमारा ओमेगा कितना है, 2 पाई/0.04, और k कितना है, 2 पाई/0.5। तो ये 2 पाई काट देता हूँ, ये हो जाएंगे इक्वल्स टू 0.5/0.04। इसे मैं लिख सकता हूँ 5/10 इंटू 4/, यहाँ 100। देखिए, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 0.04 को लिख सकता हूँ 4/100। ठीक है, तो अब मैं इसे काट देता हूँ, और ये तो हो जाएंगे 50/4। 50/4 कुछ नहीं है, ये है 12.5 तो मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा वेलोसिटी है, v इज इक्वल्स टू 12.5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन मुझे निकालने को क्या कहा है, टेंशन t, m दिया है, t निकालना है, और v मुझे पता है। एक्सप्रेशन क्या है, v इज इक्वल्स टू √/t/m। तो v² इज इक्वल्स टू t/m, तो t इज इक्वल्स टू v² इंटू m। ठीक है,
वी स्क्वायर ये है 12.5 होल स्क्वायर इंटू एम दिया है 0.04। इसे मैं अगर सॉल्व करूँ तो ये क्या आएगा, 12.5 का स्क्वायर करना है मुझे, 125 इंटू 125, ये है 526 इंटू 052 इंटू 521, तो ये पूरे आएंगे 52651, तो 15625 इंटू 4। पहले ये डेसिमल के बाद ठीक है एक साथ ही करते हैं, इंटू 4, इनके लिए होगा 00526, तो ये है 62500। अब डेसिमल के बाद एक डिजिट 2 बार और यहाँ पर 3 और 4, डेसिमल के बाद 4 डिजिट 1 2 3 4, तो ये बेसिकली हुआ 6.25 न्यूटन, टेंशन न्यूटन में। कैसे किया मैंने, ये मल्टीप्लाई तो सब कर दिया हूँ, लेकिन ये 12.5 को लिख सकता हूँ ना, स्क्वायर है तो 12.5 इंटू 12.5 इंटू 0.04, मैंने 125 इंटू 4 किया है, आंसर आया 62500। यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट, फिर यहाँ एक, तो 1 + 1 + 2 4, तो यहाँ 1 2 3 4, पीछे से 4 डिजिट पे मैं लगाऊंगा, तो 6.25, ठीक है ना, वहाँ से ये 6.25 आया। यहाँ पर देख सकते हैं कि अ पाइप ऑफ लेंथ 85 सेंटीमीटर इज क्लोज्ड फ्रॉम वन एंड, एक एंड से क्लोज है। पाइप कितना बड़ा है, पाइप का लेंथ है 85 सेंटीमीटर, ठीक है, L इज इक्वल्स टू 0.85 मीटर, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशंस ऑफ एयर कॉलम इन द पाइप हुज फ्रीक्वेंसी लाइज बिलो 150 हर्ट्ज, तो 1250 हर्ट्ज, 1250 हर्ट्ज के नीचे हो ऐसा कितने सारे अलग अलग फ्रीक्वेंसी इसमें पॉसिबल है, ठीक है। द पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशंस ऑफ द एयर। तो कहने का क्या मतलब है कि हमें पता है कि ये इस टाइप के जो पाइप होते हैं, दो बात पता है कि इनका फंडामेंटल होता है N1 इज इक्वल्स टू 4V/4L, और इनमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स पॉसिबल होते हैं, ऑड। तो फंडामेंटल है N इक्वल्स टू V/4L, V कितना है 340/4 इंटू L कितना है 0.85। इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाता है 340 डिवाइडेड बाई, ये लिखूंगा 0, ये कैरी 4, सॉरी कैरी 2, 32 33 34, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो ये 3.4, तो ये है 340 डिवाइड बाई 3.4, ठीक है। इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 3400 डिवाइड बाई 34, मतलब 100। तो हमारा N1 क्या है, N1 है हमारा 100, ठीक है। फिर N2 क्या होगा, सेकेंड फ्रीक्वेंसी क्या होगा इसके बाद, क्योंकि ये ऑड हार्मोनिक सिर्फ मिलते हैं तो मुझे 3N1 मिलेगा, फिर मुझे 5N1 मिलेगा, फिर मुझे 7N1 मिलेगा, फिर मुझे 9N1 मिलेगा, फिर मुझे 11N1 मिलेगा, फिर मुझे 13N1 मिलेगा, ऐसे ही चलेगा। तो ये है 300, ये है 500, फिर ये है 700, ये है 900, ये है 1100 और ये है 1300, और भी है आगे लेकिन मैं नहीं लिख रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहे हैं कि 1250 के नीचे हो फ्रीक्वेंसी, ऐसे कितने सारे मुझे फ्रीक्वेंसी इस पाइप में मिल सकते हैं। तो ये है 1 2 3 4 5 एंड 6 फ्रीक्वेंसीज आर पॉसिबल, 6 फ्रीक्वेंसीज आर पॉसिबल बिलो 1250 हर्ट्ज,
क्योंकि उसके बाद तो कुछ और आ रहा है। तो ये इनका आंसर है। इनमें क्या लिखा है कि फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 512 हर्ज मेक बीट पर सेकेंड 4 बीट पर सेकेंड विथ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ अ पियानो। तो एक पियानो के साथ इनका फ्रीक्वेंसी जो है फॉर्क का वो 4 बीट पर सेकेंड है। तो एक पियानो है और एक ट्यूनिंग फॉर्क है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 4 बीट पर सेकेंड का है। और ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी दिया है, ये है 512 हर्ज। द बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस टू 2 बीट पर सेकेंड व्हेन द टेंशन इन द पियानो स्ट्रिंग इज स्लाइटली इंक्रीज्ड। अब आप देखिए, अगर मैं टेंशन इंक्रीज कर दूंगा पियानो के स्ट्रिंग में, अगर इन पियानो इफ टेंशन इंक्रीजेस देन इनका फ्रीक्वेंसी जो है वो भी इंक्रीज होता है, ठीक है। और अगर इनका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गया तो अब ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने के बाद बोल रहे हैं कि द बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस टू 2 बीट पर सेकेंड। अब इनके बीच का फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 हर्ज हो गया। जब इनका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गया तो इनके बीच का फ्रीक्वेंसी 2 हर्ज हो गया। तो आप देखिए एन पी फ्रीक्वेंसी ऑफ पियानो माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, ये हो सकता है 4, या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ पियानो, ये हो सकता है 4। दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी है। अगर मैं पकड़ूँ कि ये पॉसिबिलिटी है, हाँ, तो आप देखिए ट्यूनिंग फॉर्क मतलब पियानो की फ्रीक्वेंसी अगर बड़े हो जाए और ये सेम रहे तो ये नंबर क्या बड़ा होगा कि छोटा होगा, सोचने की बात है। ये नंबर सेम रहेगा और ये नंबर बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए कि ये था 10 और ये था 6, ये सेम रहेगा और ये बड़ा हो जाएगा। ये 10 के जगह मान लीजिए 12 हो जा रहा है, तो इनका डिफरेंस अब क्या होगा, पहले 4 था लेकिन अब 6, मतलब ये नंबर बड़ा हो जाना चाहिए। हमारा केस ऐसा है क्या, नहीं, ये नंबर छोटा हो रहा है। इसको लेते हैं कि ये सेम है लेकिन इनका फ्रीक्वेंसी जो है बड़ा हो गया। ये सेम है और इनका फ्रीक्वेंसी बड़ा हो गया, तो ये डिफरेंस क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो मानते हैं कि ये ट्यूनिंग ये जो है ये सेम है 10 और इनका फ्रीक्वेंसी था पहले 6, तो इक्वल्स टू 4 था। अब ये नंबर जो पियानो की फ्रीक्वेंसी है बड़ा हो गया, बड़ा होकर ये हो गया है मान लीजिए 8, तो अब 10 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 2। तो ये ऐसा आ रहा है, मतलब कि ये वाला केस हमारा सही है। तो एन एफ माइनस एन पी जो है वही इक्वल्स टू 4 है, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहे हैं कि पियानो की फ्रीक्वेंसी बताइए। तो एन एफ पहले से दिया है 512 माइनस एन पी इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 512 माइनस 4 इज इक्वल्स टू एन पी, तो एन पी इज इक्वल्स टू 508 हर्ज, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये थोड़े समझने वाली बात है। नहीं आए तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स लेकर इसे एक बार फट से टैली कर सकते हैं और फिर निकाल सकते हैं आंसर, ठीक है। ये अब देख लेते हैं। अ ट्रेन इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 33 मीटर एंड एन ऑब्जर्वर इज अप्रोचिंग द ट्रेन विद द सेम स्पीड। तो एक ट्रेन भी मूव कर रहा है ऐसे और एक ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है ऐसे। इफ़ द ट्रेन ब्लोज अ विसल ऑफ दिस फ्रिक्वेंसी, तो ये सोर्स है, ये ऑब्जर्व लिसनर है, सोर्स भी 33 मीटर पर सेकेंड से स्पीड से जा रहा है इधर, और लिसनर भी 33 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है इधर। ट्रेन जो है वो 1000 हर्ट्ज का एक फ्रीक्वेंसी ब्लो कर रहा है एंड वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर इज गिवन एज 333 मीटर पर सेकेंड। देन द अपरेंट वेलोसिटी ऑफ द साउंड ऑब्जर्व बाय द दैट द ऑब्जर्वर हियर। अब लिसनर को अपरेंट वेलोसिटी क्या सुनाई दे रहा है वो हमसे पूछ रहे हैं। बेसिक्स में आते हैं तो सोर्स इस डायरेक्शन में और लिसनर भी इस डायरेक्शन में, अगर ऐसा हो तब एन डैश इज इक्वल्स टू एन वी माइनस वी एल बाई वी माइनस वी एस, ये तब होता है। अब इनमें से इनका दोनों में से किसी का भी स्पीड अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो मुझे यहाँ पर प्लस और माइनस चेंज करना हो।
अगर गिवन में देखूं तो सोर्स टुवर्ड्स द लिसनर जा रहा है तो इनका तो वी एस ही होगा, एन डैश इज इक्वल्स टू एन वी माइनस वी एस, ठीक है। और इसमें देखूं तो लिसनर सोर्स की तरफ जा रहा है, जब लिसनर सोर्स से अलग जा रहा था तो माइनस, अब लिसनर सोर्स की तरफ जा रहा है तो प्लस, तो वी प्लस वी एल, बस अब सब कुछ पुट करना है। एन कितना है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल 1000, वी कितना है 333 प्लस वी एल कितना दिया है 33, और यहाँ पर वी क्या है फिर से 333 माइनस वी एस कितना है 33, तो क्या होगा अल्टीमेटली 1000 इंटू 366/300 है ना। 3 से ही काटूंगा 100 और ये 122, 20 इधर 20 इधर, तो ये क्या है 10 इंटू 122, डेट मीन्स इट इज 1220 हर्ट्ज। लिसनर को क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, ये फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा। ओके, थैंक यू।